नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो हम कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो किस प्रकार से सामाजिक गठबंधन है, किस प्रकार से विचारधारात्मक गठबंधन है। अब उसी के आगे के टॉपिक्स हम लोग जानेंगे। हम जानेंगे कि गुटों में जो है तालमेल और सहनशीलता कैसे, ये गुट क्या होते हैं पहले तो वो जानेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के बारे में जानेंगे, जो आपका पूरा बॉक्स में बहुत बड़ा कुछ समझा रखा है। फिर भारतीय जनसंघ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज हमारे ये 3 बड़े टॉपिक हैं। इन 3 बड़े टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। गुटों में तालमेल और सहनशीलता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और फिर भारतीय जनसंघ। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। देखिए गुटों का यहाँ पे अर्थ मतलब क्या है। गुटों का अर्थ यहाँ पे ये कहा गया है, गुट मतलब आप अच्छे से कह सकते हैं एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इस कांग्रेस में अलग अलग जो विचारधारा के लोग हैं, या आप कह सकते हैं जो अलग अलग समूह हैं या अलग अलग विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उनका जो पूरा ग्रुप है उसको क्या कहा गया है, गुट कहा गया है। क्या कहा गया है, गुट कहा गया है। तो अब इन गुटों में तालमेल भी है और सहनशीलता भी है। तो चाहे दो अलग अलग गुट हो, दोनों में तालमेल भी है, क्योंकि उनको जोड़ के किसने रख रखा है, कांग्रेस ने जोड़ करके रख रखा है। चलिए देखते हैं इसको आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। तो कांग्रेस का जो गठबंधनी स्वभाव है, गठबंधन कर करके रखना, सबको जोड़ करके रखना, उसको उसने असाधारण ताकत दी। मतलब अब सबको जोड़ करके रखा है। इस विचारधारा का है वो भी इसमें, इस विचारधारा का है वो भी उसमें, उस विचारधारा का है वो भी उसमें, सब उसमें। तो इनको एक नई ताकत मिल जाती, ऐसी ताकत जो हर किसी के पास नहीं होती। जैसे मान लो कि अगर है ना किसी ने ये आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस महिला विरोधी है। अच्छा जी, कांग्रेस महिला विरोधी है तो महिला संगठन ही उसमें है। नहीं, कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने ये काम करा है, ये काम करा है, ये काम करा है। अच्छा, कांग्रेस मजदूरों के खिलाफ है। मजदूरों के खिलाफ नहीं, वामपंथी खड़े होकर बोलेंगे नहीं साहब हम वामपंथी विचारधारा के हैं और हमारा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ही काम करना उद्देश्य है। परंतु कांग्रेस उनके लिए बड़ा ही काम, अच्छा काम करती है। तो मतलब कहीं पर भी कोई भी उन पे उंगली उठाए उससे पहले उसी कांग्रेस में से कोई ना कोई उसी विचारधारा का खड़ा होकर के विपक्ष को बिठा देता है, नहीं नहीं साहब कांग्रेस गलत नहीं है। तो ये ताकत कांग्रेस को मिली हुई थी। पहली बात तो ये कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता था। अब पहली बात तो जो भी आ रहा है उसे गठबंधन अपने में शामिल कर लेता है। जो भी आए मतलब किसी भी विचारधारा को, किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड हो, उसका कोई भी सोशल बैकग्राउंड रहो, सबको गठबंधन अपने में जोड़ लेता था। गठबंधन का मतलब क्या हो गया, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस सबको अपने में मिला लेती थी। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता है। अब देखो इस कारण क्या होता है, गठबंधन जो है कांग्रेस वो कभी भी अतिवादी रूप नहीं अपनाती। अतिवादी का मतलब क्या, कट्टर रूप नहीं अपनाती कि नहीं साहब हम तो इस विचारधारा के लिए मरेंगे, इस विचारधारा के लिए जिएंगे, यही विचारधारा सही है बाकी सारी गलत है, ऐसा नहीं। अतिवादी रूप नहीं अपनाती। क्यों? क्योंकि इनके पास हर विचारधारा का व्यक्ति है। अगर पूंजीवादी है तो समाजवादी व्यक्ति भी है, पूंजीवादी है तो समाजवादी भी है, गरीब है तो अमीर भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, पुरुष भी है, महिला भी है, वामपंथी भी है, दक्षिणपंथी भी है। तो अगर किसी एक विचारधारा का इन्होंने झंडा पकड़ लिया, नहीं साहब हम तो इसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा, बाकी दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं उनको छोड़ देंगे। तो कभी भी कट्टर नहीं हुई कांग्रेस और उसने हमेशा क्या करा है, संतुलन को साधने की कोशिश करी, बैलेंस बना करके रखा है। गरीब अमीर के बीच में बैलेंस, पूंजीवादी समाजवादी के बीच में बैलेंस, जैसे हम इसमें तो कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार का चलाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलाना, ये एक बैलेंस वाली बात है। संतुलन बना करके सरकार ने, कांग्रेस ने हमेशा से रखा है कि किसी भी विचारधारा की कट्टरता नहीं आनी चाहिए कांग्रेस में। हमेशा वो सबके बीच में संतुलन बनाने का काम कर रही थी और करती हुई आई है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा है। सुलह समझौता के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। सर्वसमावेशी का मतलब क्या है, सबको उसमें समावेश कर लिया, मतलब सबको अपने आप में मिला लिया। किसी भी विचारधारा को, किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस ने छोड़ा नहीं, सबको अपने आप में मिला लिया। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये विचारधारा वाले लोग कांग्रेस में नहीं है। आप कांग्रेस को जब देखेंगे तो कांग्रेस में आपको हर विचारधारा का व्यक्ति मिल जाएगा।
और कभी कभार जैसे मान लीजिए किसी दो विचारधारा में, दो समुदायों में किसी प्रकार की तनाव होता है, किसी प्रकार की नोकझोंक होती है, तो वहां पर सुलह समझौता हो जाता है। कांग्रेस आराम से अपने कांग्रेस के बड़े लीडर्स बैठा करके कि उस विचारधारा का एक मध्य का रास्ता, एक सेंटर का रास्ता निकाल करके ले जाते हैं और दोनों विचारधाराएं खुश रहती हैं, दोनों समूह जो है वो खुश रहते हैं। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रमों से तुरंत जगह मिल जाती थी। अब विपक्ष आरोप लगाता है कि नहीं नहीं साहब, कांग्रेस इनके विरोध में है, इनके खिलाफ में, तो फट देनी कांग्रेस की विचारधारा में वो चीज मिल जाती थी। नहीं नहीं, बोले कैसे विपक्ष में है, हमने कब काम नहीं करते हैं साहब, हम उस विचारधारा के पक्ष में, और ये देखो हमने ये कार्यक्रम चला रखे हैं। जैसे मान लीजिए विपक्ष वालों ने कहा कि नहीं जो कांग्रेस है वो दलितों के पिछड़ों के खिलाफ है। कांग्रेस बोले कैसे खिलाफ है, देखो हमारी विचारधारा, हमारे ये आइडल्स है, ये आदर्श है और हमारे कार्यक्रमों में है इनके लिए कार्यक्रम, हम इनके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ, बोले कैसे महिलाओं के खिलाफ है, हमारी विचारधारा में ऐसा है ही नहीं कि महिलाओं के खिलाफ है, देखो महिलाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों के खिलाफ, बोले कैसे कांग्रेस किसानों के खिलाफ है, हम काम कर रहे हैं। तो जैसे जिस भी मुद्दे पर अगर कांग्रेस को घेरने की कोशिश होती थी, उस कांग्रेस में उसी समुदाय का व्यक्ति खड़ा होकर के बोल देता था नहीं साहब, कांग्रेस खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पक्ष में है, और ये देखो कांग्रेस के ये कार्यक्रम हमारे समुदाय के हित में चल रहे हैं। दूसरा, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन नहीं हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है। देखो अब अगर किसी भी पार्टी का स्वभाव गठबंधन नहीं हो, गठबंधन का मतलब सबको लेकर के चलने वाली बात है कि भाई इस विचारधारा का भी है, उस विचारधारा का भी है, सबका, तो अब उनमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है। सहनशीलता का मतलब यह है कि हमें किसी चीज को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए कि हाँ नहीं मैं सहन कर सकता हूं उस बात को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्या है कि दो जो समुदाय है वो है, अब कांग्रेस में दोनों समुदाय, ये वाला भी, एक्स समुदाय भी और वाई समुदाय भी। अब क्या होगा, दोनों में सहनशीलता है। अब एक्स हमेशा कट्टर होकर के भी नहीं बोलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, वो कभी कभार ये भी देखेगा कि नहीं यार देखो वाई की भी मांगे पूरी करना जरूरी। अब वाई भी कभी कट्टर नहीं होगा कि नहीं साहब एक्स की कोई भी मांग पूरी ना हो, सिर्फ और सिर्फ वाई समुदाय की मांग पूरी हो, नहीं, दोनों में सहनशीलता है। जब इनकी मांग पूरी हो रही है एक्स वालों की, वाई वाला ठीक है कोई बात नहीं, एक्स सहन कर रहा है कि इट्स ओके। जब वाई वालों की कोई डिमांड पूरी हो रही है तो उसकी बात एक्स को सहन कर रहा है। तो जब ज्यादा गठबंधन ही होता है तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर के सहनशीलता भी होती है, सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। कोई बात नहीं, बोले मतभेद नहीं कोई बात नहीं, उनके लिए विकास का कार्य हो रहा, कोई बात नहीं, फिर कभी हमारे लिए होगा तो वो ऐसा विरोध नहीं करेंगे। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती थी। तो अलग अलग जो समूह हैं और अलग अलग जो नेता है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी डिजायर्स है, उनकी इच्छाएं, वो भी उसमें समा जाते थे। तो कांग्रेस, उनकी भी इच्छा, नेताओं की कोई इच्छा है वो भी पूरी हो जाती थी। अगर कोई समूह की डिमांड है वो भी कांग्रेस पूरी कर देता था। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आजादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। और कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में भी इस बात का ध्यान रखा और आजादी के बाद भी इस बात पर अमल जारी रखा कि गठबंधन में सभी जो विचारधारा के लोग हैं वो कांग्रेस में होने चाहिए। हमें हर जगह संतुलन बना करके चलना है, हमें कहीं पर कट्टर नहीं होना, हमें कहीं पर अतिवादी नहीं होना। और जितनी भी विचारधाराएं हमारे साथ जुड़े उन सब में क्या है, अंदरूनी मतभेद हो सकते हैं, परंतु उनमें सहनशीलता होनी चाहिए, उनमें किसी भी बात को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। देखो अब ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई समूह पार्टी के रुख से, मतलब पार्टी जो काम कर रही है उससे नाराज हो या उसको सत्ता में उतनी भागीदारी नहीं मिली जितना वो चाहता था, मान लो कि वो पार्टी से नाराज था, फिर भी वो विचारधारा के लोग, उस समूह के लोग उस पार्टी को नहीं छोड़ते, वो पार्टी से जुड़े रहते हैं, मतलब पार्टी के साथ कनेक्शन है। अब ये क्यों है? क्योंकि इन गुटों में तालमेल भी है और इन गुटों में सहनशीलता भी है। ऐसा नहीं कि हाँ बस एक बार में बोल के छोड़ दिया, चलो चलो ठीक है, हमारी बात नहीं मानी तो हम छोड़ देते, नहीं। अब आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें तो आप देखिए कि कोई भी होता है, अच्छा सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी, चलो नहीं हम आज से इस सरकार के साथ नहीं है, हमारी पार्टी इनके समर्थन खींच लेती नहीं। पर उस समय देखो कांग्रेस के साथ, मतलब अगर कोई समूह नाराज भी हो रहा है तो कांग्रेस उसे मनाने की कोशिश कर रही है। वो समूह कांग्रेस से नाराज होकर के नहीं जा रहा है, कांग्रेस में रह करके ही समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जहां तक हो सकता है कांग्रेस उनकी समस्या का समाधान भी करती है। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। देखो अब यहां पे क्या बात बोली गई कि पार्टी को छोड़कर करके, अब जैसे मान लो कि ये समूह है, ये समूह एक्स है और ये समूह वाई है। अब ये जो एक्स समूह है इसकी कांग्रेस से नाराजगी हो गई किसी भी कारण को लेकर के, जो कांग्रेस ने कोई फैसला लिया हो उसमें एक समूह समर्थन में ना हो, थोड़ा बहुत नाखुश हो, फिर भी ये लोग क्या है
कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस की कांग्रेस में रहेंगे। तो फिर नेक्स्ट में क्या बोला कि कांग्रेस को छोड़कर करके विपक्ष की भूमिका निभाने से अच्छा है। अभी एक तो रास्ता इनके पास क्या था कि कांग्रेस को छोड़ो और हम हमारे खुद के चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष में बैठेंगे। तो इन्होंने बोला कि कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष की भूमिका निभाने से तो अच्छा क्या है कि हम कांग्रेस में रह करके ये जो दो गुट है, हम दोनों गुटों के बीच में जो लड़ना है वो बेहतर है। अब लड़ना है कैसे कि भाई देखो हमारी मांगों का भी ध्यान दो, वो बोलेंगे नहीं साहब हमारी मांगों का भी ध्यान दो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, सहनशीलता भी उत्पन्न होगी। अब इस बार वाई का ध्यान रखा गया है तो एक्स वाले बोलेंगे देखो सब अगली बार एक्स समूह की भी बात सुनी जाए, ठीक है। दोनों में तालमेल बैठाया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक्स बिल्कुल ही कट्टर हो जाए अपने समुदाय को लेकर के और वाई बिल्कुल ही कट्टर हो जाए अपने समुदाय को लेकर के, नहीं, दोनों में तालमेल बिठाया जाएगा, दोनों को समझाया जाएगा कि भाई देखो ये काम है, ये पहले इस समुदाय के लिए जरूरी है, इसके लिए करने दो। ये काम जो है वो पहले इस समुदाय के लिए जरूरी है, आप इसके लिए करने दो, जरूरी है, ऐसा विरोध मत करो। तो विपक्ष में जाने से अच्छा है कि हम एक साथ बैठ कर करके हमारी समस्या उनको सुलझाएं और अगर जहां मतभेद है वहां पार्टी के अंदर ही उनको लड़ ले, उनको खत्म कर दे, पर विपक्ष में ना जाए। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। तो देखिए अब पार्टी के अंदर जो अलग अलग समूह है, समूह का मतलब ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर यह है जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी नेता का भी एक ग्रुप हो सकता है, किसी समुदाय का भी एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी आधार पर कोई समूह बना हुआ उनको हम क्या अलग अलग गुट कह सकते हैं। जैसे आपने बहुत सी बार है ना आज की पॉलिटिक्स में सुना होगा, सभी पार्टियों में होता है ऐसा, ठीक है। अगर एक ही एरिया में कोई 2-3 बड़े नेता होते हैं तो उनके गुट होते हैं, ठीक है। ये मेरा गुट है, एक ही पार्टी के हो चाहे, ठीक है, उनका गुट होता है, ये इसका गुट है, ये इसका गुट है। मतलब कुछ लोग उनके समर्थन में है, कुछ उनके समर्थन में है, कुछ उनके समर्थन में, ठीक है। मतलब वो सब एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पर फिर भी क्या है कि एक लीडर अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए क्या करता है कि ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसको गुट कहा जाता है। तो अब पार्टी के अंदर उस समय जो भी समूह थे उन सभी समूह को क्या कहा गया है, गुट कहा गया है। अलग अलग जो समूह है, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, उन सबको गुट कहा गया है। एक एक को मिलाकर हम गुट कहते हैं और जब सबकी बात आ जाएगी तो गुटों की बात यहां पर हुई। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। देखो अब अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण, सबको जोड़ करके रखने का जो स्वभाव था कांग्रेस का, उसके कारण गुटों के प्रति सहनशील थी। ऐसे कांग्रेस ने भी हमेशा हर गुट की बात सुनी है। अगर किसी गुट ने कांग्रेस से नाराजगी जताई है तो वो भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट करी है। ऐसा नहीं है कि उस गुट के साथ कुछ गलत करा हो, उसको कांग्रेस से बाहर कर दिया हो, ऐसा नहीं है। सहनशीलता कांग्रेस ने भी बढ़ती है और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला, ठीक है। तो फिर और गुट भी अलग अलग बने पर कांग्रेस ने सबको अपनाया, बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी बात सुनी जाएगी और जहां तक हो सकेगा जिन समस्या का समाधान वो हम लोग करेंगे। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकार की वजह से बने थे। अब कुछ जो गुट है वो क्यों बने, विचारधारात्मक के कारण, ठीक है, कि उनकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। या मैंने क्या कहा कि कोई भी समूह, चाहे वो समूह किसी आप कास्ट बेस्ड या किसी काम के आधार पर, जैसे कोई किसानों का होता है, कोई व्यापारियों का होता है, वैसे ले लीजिए, आप विचारधारा के आधार पर ले लीजिए, नेताओं के आधार पर ले लीजिए। भाई ये 2-3 बड़े नेता है तो इन्होंने अपना अपना गुट बना रखा है, इनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, ऐसा भी। लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी और जो ज्यादातर जो गुट बनते हैं वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल की कुछ इच्छा है वो। अभी इंडिविजुअल की इच्छा कहां से उभरी, मतलब एक जो नेता है वो नेता अपनी पावर दिखाना चाहता है कांग्रेस में, देख भाई मैं हूं जब कांग्रेस है तो हमारी बात सुन, मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, ये कांग्रेस में इतने लोग जुड़े हुए हैं ना, वो मेरे कारण जुड़े हुए हैं, इतने मुझे सपोर्ट करते हैं। तो खुद की इच्छाओं को पूरा करना, खुद को बेहतर पोस्ट पे पहुंचाना और कुछ काम करना, खुद की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है उनके कारण। और कभी कभार क्या होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 2 लीडर्स हैं, ओके, 2 लीडर्स हैं, जैसे एक्स और वाई है। अब इन दोनों में कंपटीशन भी है कि दोनों ये सोचता है कि कांग्रेस को मेरी इंपोर्टेंस पता चले, ये सोचता नहीं एक्स से ज्यादा तो पावरफुल मैं हूं, मेरी इंपोर्टेंस कांग्रेस को पता चले, ठीक है, हमारे पार्टी को पता होना चाहिए कि उसके लिए मैं ज्यादा पावरफुल हूं। तो कभी कभार इनकी महत्वाकांक्षा अपनी खुद की डिजायर्स को पूरी करने के लिए भी ये गुट बना लेते हैं और कभी कभार इनका जो बिल्कुल खास क्लोज कॉम्पिटिटर होता है पार्टी में, उसको दिखाने के लिए कि भाई देख तेरे से ज्यादा मैं पावरफुल हूं, और वो कहता नहीं तेरे से ज्यादा मैं पावरफुल हूं, इसलिए भी गुट बन जाते हैं। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। अब देखो अगर ऐसे गुट बन जाते हैं तो जनरली क्या होता है, पार्टी के टूटने के खतरे होते हैं, परंतु ये अंदरूनी जो गुटबाजी है वो कांग्रेस की कमजोरी ना बनकर के क्या बनी, ताकत बनी। कांग्रेस के लिए एक पावर का काम करके गई। अब पावर का काम कैसे करके गई, हाँ ये गुट भी बन गया और ये गुट भी बन गया, 2 अलग अलग गुट बन गए, चाहे वो विचारधारा के आधार पर बने हो, चाहे वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर बने हो, कैसे भी बने हो। तो कांग्रेस को इससे ये बात भी समझ में आने लग जाती थी कि हाँ अभी
ये गुट है वो ऐसा काम चाहता है, ये गुट ऐसा काम चाहता है, उनके बीच में तालमेल बिठाना भी थोड़ा सा आसान हो गया था। और दूसरी बात क्या है, जैसे अब ये एक्स भी कांग्रेस में जुड़ा हुआ है और वाई भी कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अपने आप को ज्यादा पावरफुल दर्शाने के लिए क्या करेगा, ज्यादा लोगों को कांग्रेस में जोड़ने की कोशिश करेगा, है ना। और वाई भी अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए क्या करेगा, ज्यादा कांग्रेस का प्रमोशन करेगा कि नहीं साहब कांग्रेस को ही वोट देना है, हाथ को ही वोट देना है, हाथ के साथ हैं अपन लोग ऐसा। तो अब इससे क्या होगा, ये भी कांग्रेस का प्रमोशन कर रहा है, वो भी कांग्रेस का प्रमोशन कर रहा है, तो फायदा किसको मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है। और भाई जो सच में डिजर्व होगा, जो कैपेबल होगा, उसको कांग्रेस अच्छे पद पे बिठा देगी। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। तो यहाँ पर एक तो जो भी मैंने कहा कि एक्स भी कांग्रेस का प्रमोशन करेगा और वाई भी कांग्रेस का प्रमोशन करेगा। और दूसरी बात क्या है कि जब अलग अलग गुट बने हुए हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं, और वो अलग अलग गुट अगर किसी समूह के आधार पर है, सामाजिक समूह के आधार पर है, तो अब ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए एक किसी समुदाय का, ये भी किसी एक समुदाय का, ये अपने समुदाय की बात रख रहा है और ये अपने समुदाय की बात रख रहा है। तो कांग्रेस के सामने क्या है कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में कौन सा समुदाय हमसे क्या चाहता है, तो वो चीज भी कांग्रेस को पता चल जाती थी, जिससे कांग्रेस में क्या है, हर विचारधाराओं की नुमाइंदगी होती थी। मतलब हर जो विचारधारा के लोग हैं उनका प्रेजेंटेशन होता था, रिप्रेजेंटेशन हो जाता, प्रतिनिधित्व जो है उनका, वो प्रतिनिधित्व उनको मिल जाता था। सरकार को, कांग्रेस को पता रहता था कि इस समुदाय के लोग अब भी कांग्रेस से ये चाहते हैं, कांग्रेस को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, वो हम लोगों को क्लियर करना होगा। तो और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। ओके, तो कांग्रेस के भीतर ही आपको बने रहना है। तो गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहेंगे। तो ये अच्छी बात है कि भाई जो ग्राउंड लेवल की बात है वो कांग्रेस को पता चल जाएगी, और उससे कांग्रेस को चुनाव जीतने में भी आसानी होती है, और विभिन्न समुदायों के लिए काम करने के लिए भी कांग्रेस को आसानी हो जाती है। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। देखो, और वही बात आती है, पार्टी बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। जितने भी जो नेता कांग्रेस में जुड़े हुए हैं उन सबकी खुद की काफ़ी उम्र हो चुकी है, कोई 50, 60, कोई 65 साल के हो चुके हैं। अब उनको पता है कि हम एक नई पार्टी का गठन करेंगे तो काफ़ी समय वैसे लग जाएगा, और कांग्रेस जैसी उस समय मजबूत पार्टी के सामने एक नई पार्टी खड़ी करना एक मतलब बेहूदी बात है, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या है कि कांग्रेस में रहे, अलग पार्टी ना बने। विपक्ष में बैठने से अच्छा हम कांग्रेस में ही रह करके जो भी अपने मतभेद है उनको सुलझाएं, हम अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करें। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे, और कांग्रेस भारी भरकम मध्य मार्गी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। अब जो प्रांतीय इकाइयां थी, जो स्टेट लेवल पर कह सकते हैं, जो स्टेट लेवल पर जो इकाइयां थी वो अलग अलग गुटों को मिलाकर के बनी थी। अब अलग अलग गुटों को मिलाकर के बनने का मतलब क्या, उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई जैसा कांग्रेस है, कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी पार्टी की एक पूरी कमेटी बनाई, राजस्थान में अपनी पूरी पार्टी की एक कमेटी बनाई। अब उस कमेटी में क्या, उसने अलग अलग विचारधारा के लोगों को, उसमें उन्होंने जगह दलित को भी दी है, उसमें जगह उन्होंने आदिवासी को भी दी है, उसमें जगह उन्होंने जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको भी दी है, उसमें मुस्लिम समुदाय को भी जगह दी है, ठीक है। उसमें जो कोई भाषा के आधार पर अगर है तो भाषा के आधार पर भी जगह दी है, ठीक है। और कोई भी आप किसी भी मान लीजिए वुमेन्स को भी उन्होंने जगह दी है, किसान को भी जगह दी है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ये अपनी विचारधारा है, इनकी अपनी, इनकी अपनी, इनकी अपनी, इनकी अपनी, इनकी अपनी, इनकी अपनी, सबके अलग अलग विचारधारा। पर इन सबको मिलाकर के ही क्या है कि एक प्रांत पर आकर करके इनकी क्या बनी हुई है, इनके गुट बने हुए हैं, इनको इकाइयां जो हैं, ये इकाइयां इनकी बनी हुई, इनकी यूनिट बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे भाई राजस्थान है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ भाई किसानों को है, किसानों की ही इकाई बना दी, नहीं, ऐसा नहीं। सारे गुटों को मिलाकर करके एक इकाई बनाई गई, जिससे क्या हुआ है, इन गुटों में भी कल को ये नहीं आया नहीं साहब कांग्रेस तो हमें बहुत ज्यादा चाहती है या कांग्रेस हमें नहीं चाहती। तो कांग्रेस ने सारे गुटों को मिलाकर के ही प्रांतीय इकाइयां बनाई हैं, और इससे कांग्रेस हमेशा मध्य मार्गी पार्टी रही है। मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस ना दक्षिणपंथी है ना वामपंथी है, कांग्रेस कैसी है, कांग्रेस मध्य मार्गी पार्टी है। हर बार कांग्रेस मध्य का मार्ग अपनाती है, वो किसी पर्टिकुलर एक विचारधारा को अपना करके अतिवादी नहीं बनती, वो कट्टर नहीं बनती है। वो यही दर्शाती है कि नहीं साहब हम इस विचारधारा के पक्ष में भी है और हम इस विचारधारा के पक्ष में भी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला है। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। अब देखिए जो दूसरी पार्टियां हैं, अब दूसरी पार्टियों में विशेष करके वो एक एक विचारधारा को लेकर चल रही है। तो वो क्या है, किसी हो सकता है वो इस गुट को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो, इसको कर रही हो, इसको कर रही हो, इसको कर रही हो, इसको कर रही हो, एक एक दूसरे एक एक गुट को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो। परंतु कांग्रेस में तो सारे गुट एक साथ बैठे हुए हैं,
सारे गुट है। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति अगर इस गुट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये सारे ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, अरे करो 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 करो। यहां पे बात आ जाती है, फिर पार्टी की बात आ जाती है, नहीं हो भाई कांग्रेस पर नहीं, कांग्रेस पर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, हमारी पार्टी, हाँ जो भी है हमारे अंदर जो भी बात चल रही है वो सही है। आप ऐसा आज के समय में भी देख सकते हो, अगर जैसे जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार जो भी कानून लेकर के आती है, जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आती है, बीजेपी के जितने भी लोग होते हैं उसका फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चाहे अब उन लोगों के बीच में खुद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद हो, पर फिर वो फेवर नहीं साहब, ये जो कानून आया है ये बड़ा ही अच्छा कानून है। कांग्रेस अभी विपक्ष में, कांग्रेस उसका विरोध करेगी, नहीं नहीं अब सारे विरोध करेंगे कांग्रेस के, चाहे अब वो सही हो गलत हो, कांग्रेस के अंदर मतभेद हो कुछ भी, वो सारे के सारे क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो यहां पर क्या है कि अगर किसी एक गुट को टारगेट करने की भी कोशिश करी जाती है दूसरे के द्वारा, तो ये सारे गुट मिलकर के नहीं नहीं बोले गलत बात, कांग्रेस में है हम सब और कांग्रेस ही हमारे लिए सब कुछ है। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीति और फैसलों को अप्रत्यक्ष नीति पर प्रभावित कर पाती है। हाशिए का मतलब है बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्जिन जो होता है ना उस मार्जिन पर है, मतलब अगर कांग्रेस बिल्कुल टॉप पर है ना तो ये लोग बिल्कुल मार्जिन पर है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एंड कॉर्नर पे ये पार्टियां खड़ी है, वहां एंड कॉर्नर पर खड़े होकर करके ही ये अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों को प्रभावित कर सकती है। बाकी बड़ा योगदान इन पार्टियों का नीतियों को प्रभावित करने में नहीं होता है। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर है, तो सत्ता का जो वास्तविक इस्तेमाल होता है, जो रियल पावर होती है सत्ता की, उससे कोसों दूर है। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था, तो उस समय शासक दल कौन सा दल है, कांग्रेस, शासन करने वाले दल को हम शासक दल कहते हैं, और उस वक्त शासन कौन कर रहा था, कांग्रेस, तो उस समय कांग्रेस का कोई भी विकल्प नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर सबके दिमाग में एक ही पार्टी का नाम घूमता था वो था कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेस के आसपास में कोई दूसरा नहीं था। फिर उस समय ये पूछा जाता होगा पता नहीं कि कांग्रेस नहीं तो कौन, तो फिर जवाब आता था कि कांग्रेस ही है, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और कांग्रेस क्यों है उसका कारण आपको पता चला। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। देखिए अब विपक्षी पार्टियां हैं, उनका काम है सरकार की आलोचना करना, और ये जरूरी भी है। देखिए लोकतंत्र इसीलिए है, लोकतंत्र में कभी भी विपक्ष को हटा देना, विपक्ष को खत्म कर देना, ये लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में जरूरी है विपक्ष रहे और विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार पर हर वक्त एक मतलब कह सकते हैं कि रोक लगा लगा कर उनको दर्शाता रहेगा कि ये काम जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है और ये काम जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। तो विपक्षी पार्टियां आलोचना करती थी, कांग्रेस पर दबाव डालने की कोशिश करती थी और वो कुछ नीतियों को प्रभावित करने का भी काम करती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने को एक औजार की तरह काम करती थी। अब ये जो अलग अलग गुट है वो कांग्रेस में मौजूद थे, तो उससे क्या संतुलन सज जाता था। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि संतुलन बैलेंस हो जाएगा, वैसे ये तो इसका तो झुकाव है इधर, ठीक है, पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस करने का एक औजार बन जाता था भाई। जैसे मान लो कि अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं कांग्रेस तो कैसी पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, तो कैसे कोई कांग्रेस वामपंथी कैसे, फिर नेता बोलेगा नहीं नहीं साहब दक्षिणपंथी के भी विचार है हमारे में, कोई बोले दक्षिणपंथी तो नहीं नहीं बोलेगा वामपंथी के विचार। तो संतुलन मेंशन हो जाता था। जो अलग अलग गुट है तो उनसे संतुलन बनना आसान था। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी, तो इसलिए कांग्रेस के अंदर ही दौड़ चल रही है, ठीक है। कांग्रेस है, ये कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग गुट अपनी अपनी रेस लगा रहे हैं, परंतु कांग्रेस से बाहर कोई भी नहीं जा रहा है। सबका घुमाओ फिराओ जो है वो पूरा कांग्रेस ही है कि हमारे कांग्रेस के अंदर मैं नेता हूं, मैं महान बन जाऊं, मेरा समुदाय आगे बढ़ जाए, बस वो है। कोई भी कांग्रेस से बाहर जाकर के अलग करना नहीं चाह रहा है। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। देखो अगर पहले दशक की बात करें, मतलब 1950 से जो 60 का दौर रहा है, इसमें कांग्रेस ने शासक दल की भी भूमिका निभाई है। शासक दल की का तो आप समझ ही गए, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 52 के भी चुनाव जीते और 57 के भी चुनाव जीते, और इसके साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका निभाई। अब विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई सर जी? देखो अब कांग्रेस में सरकार है तो वो विपक्ष की भूमिका कैसे निभा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही ऐसे बहुत से गुट हैं जो हो सकता है कि कांग्रेस की किसी नीति का समर्थन ना करते हो, तो वो कांग्रेस को, सरकार को बता रहे हैं, बड़े नेता को बता रहे हैं सर ये जो नीति है ये सही नहीं है, इसमें सुधार करा जाए, ये और बेहतर हो सकती है। तो अब क्या हो गया, ये कांग्रेस की थोड़ी सी बुराई करने वाली बात होगी ना, सर ये नीति सही नहीं है, इसमें और सुधार करो। तो विपक्ष का भी काम कर रहे हैं ये लोग और सरकार तो चला ही रहे, तो दोनों मतलब कांग्रेस के अंदर सब कुछ चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहा गया है, कांग्रेस प्रणाली कहा गया है, कांग्रेस सिस्टम कहा गया है। और आप ये वाला जो दौर है ना बच्चों,
47 से लेकर के 89 तक सच में ही ये कांग्रेस प्रणाली, हम एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 5 आएगा, उसमें पूरा हम कांग्रेस सिस्टम के बारे में, कांग्रेस प्रणाली के बारे में ही जानेंगे, ठीक है, किस प्रकार से नेहरू जी के बाद शास्त्री जी का आना, फिर इंदिरा गांधी जी का आना, ये पूरा दौर हम लोग 89 तक का दौर उसमें पढ़ेंगे, पूरा कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली ही। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई जिसे हम लोग कहते हैं। 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। तो 1920 के दशक की अगर आप शुरुआत देखते हैं तो उन सालों में साम्यवादी जो समूह होते हैं उनका उभरना भारत में शुरू हो जाता है। यह रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। बोल्शेविक क्रांति वैसे आप लोग क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। बोल्शेविक क्रांति क्या है, एक रूस में क्रांति हुई थी और रूस में जो बोल्शेविक क्रांति लेकर के आए थे वो लेनिन लेकर के आए थे और लेनिन का जो ग्रुप था उस ग्रुप को बोल्शेविक कहा गया है और इस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। और इस क्रांति के तहत क्या हुआ था, वहां पे समाजवाद साम्यवाद को स्थापित करा गया और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां की, उस पार्टी को एक पार्टी बना करके पूरे देश में शासन करने की इजाजत दे दी गई थी। तो और ये बोल्शेविक क्रांति या जो लेनिन भैया हैं ये पूरे समाजवाद और साम्यवाद के विचारों से कट्टर प्रभावित थे, बहुत अच्छे से प्रभावित थे। और ये सब कुछ आप लोगों ने चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर में भी मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। शीत युद्ध का दौर वैसे इस सेशन में कट चुका है पर फिर भी आप वो चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, तो वहां पे हम पढ़ चुके हैं बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण था, उससे पहले जो मार्च अप्रैल की क्रांति हुई थी राजा को हटाने के लिए, वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो अब ये रूस है ना, रूस उस समय एक तरह से आप कह सकते हैं मेन सेंटर बन चुका है, किसके लिए, समाजवाद और साम्यवाद के लिए। तो यहाँ की क्रांति या यहाँ का कोई भी काम होता था तो उससे भारत या अन्य देशों के जो लोग हैं वो भी काफी प्रभावित होते थे। वियतनाम का हो ची मिन है वो भी क्या है, जब वहां मॉस्को पढ़ने गए रशिया में और फिर वहां पर उन्होंने समाजवाद साम्यवाद को देखा तो उससे काफी प्रभावित हुए और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में क्या हुआ, समाजवाद साम्यवाद को उन्होंने फैला दिया। तो यहाँ पर भी जो साम्यवाद की विचारधारा आई है वो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर करके ही आई है। 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। अब देखिए 1935 से लेकर करके 1941 तक कांग्रेस के अंदर ही एक विचारधारा पनप रही है जिसका नाम है साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। कांग्रेस के अंदर ही है, कांग्रेस के अंदर ही एक विचारधारा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साम्यवादी विचारधारा। परंतु ये 1941 में आकर के बाहर हो जाती है और नई पार्टी बना लेगी। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। अब 1941 का समय है, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर 45 तक, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो चल रहा था और इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रिटेन को समर्थन देना चाहिए। अब ये भी देखो कि ब्रिटेन को समर्थन देने की बात क्यों आ रही है यहाँ पे। अब ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ये सब क्या है, ये एक टीम के साथी है, ठीक है, ये सब एक ही टीम के साथी है, मित्र राष्ट्र थे। और जर्मनी क्या था, जर्मनी अपोजिट था, जर्मनी, इटली, जापान ये दूसरे ग्रुप में थे, धुरी शक्तियां थी ये। तो इसलिए अपर ब्रिटेन को समर्थन की बात यहाँ पे ये, क्योंकि वो भारत में उस समय राज कर रहा था, तो ये कहा गया कि ब्रिटेन को सपोर्ट करो। वो ब्रिटेन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से किसको सपोर्ट करना चाह रहे थे, यूएसएसआर को सपोर्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि यूएसएसआर की जो सोवियत संघ उसकी विचारधारा साम्यवादी और ये लोग साम्यवादी हैं। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आजादी के समय एक सुचारू पार्टी, मशीनरी और समर्पित काडर मौजूद थे। देखो अब अगर दूसरी जो गैर कांग्रेसी पार्टी का है, देखो एक तो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास तो आजादी के बाद पूरी बहुत अच्छे से सुसंगठित उनके पास एक संगठन बना हुआ है, पूरे देश में उनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं। इस कांग्रेस के अलावा जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी है, मतलब कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टी है, उनमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आजादी के समय एक सुचारू पार्टी थी, मतलब एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल अच्छे से चल रही हो, एक बढ़िया पूरा मशीनरी थी, एक समर्पित काडर था। काडर का मतलब ऐसा कि लोग थे उनके पास जो समर्पित थे, जिनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, सब कुछ था, वो एक अच्छा सिस्टम उनका तैयार था। मतलब आप कह सकते हो कि कांग्रेस के बाद सीपीआई एक ऐसी पार्टी थी जिसका एक अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उसका संगठन चल रखा था और यही कारण था कि 16 सीटें इन्होंने उस समय लोकसभा में जीत ली, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सीटें थी। बहरहाल आजादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे, परंतु आजादी के बाद इस पार्टी के अंदर भी क्या हुआ, भेद हो गया, ठीक है, और ये पार्टी दो भागों में बंट जाएगी। आजादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आजादी नहीं है। तो अब आजादी के जस्ट थोड़े दिनों बाद उसको लगा कि ये जो आजादी मिली है ना, ये आजादी पूरी सच्ची नहीं है, ये आजादी पूरी सही नहीं है और ये जो ट्रांसफर करा गया है पावर, ये भी सही नहीं है।
इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। तो तेलंगाना में उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, वो भी हिंसक वाला, हिंसा वाला। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। तो अब साम्यवादी क्या है, जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके। जब जनता का समर्थन हासिल नहीं हुआ तो कमजोर पड़ गए और आसानी से सेना ने उनको दबा दिया। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पूर्ण विचार करना पड़ा। तो इनको सोचना पड़ा कि ये जो हमारा विचार था क्या वो सही था, जो हमने बात रखी थी वो क्या सही थी। तो पूर्ण विचार इन्होंने फिर से करा। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। अब इन्होंने ये सोचा कि भैया क्रांति से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चुनाव लड़ो, चुनाव लड़के कोशिश करो कि सरकार बनाए, सत्ता होगी तभी कुछ परिवर्तन होगा। तो हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आम चुनाव में 1951 के चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और 16 सीटें जीत भी ली। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। तो सबसे ज्यादा सीटें तो किसने जीती थी, 364 कांग्रेस ने, तो उनका तो शासन होगा। उसके कांग्रेस के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें जीती वो 16 सीटें किसने जीती, सीपीआई ने जीती। तो सबसे बड़ी जो विपक्ष की पार्टी थी वो सीपीआई बनी, क्योंकि इसके बाद सारी पार्टियों के पास किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 5 सीटें, ऐसी सीटें मिली थी। इस दल को ज्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। पश्चिम बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी का काफी समय तक शासन रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी रहा है, केरल में तो जिसमें अभी भी कहा अभी भी है, तो काफी ज्यादा समर्थन इनको इन राज्यों से मिला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो है ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, एम.एस. नंबूदरीपाद। इनके बारे में अपन ने पढ़ा भी था जब 1957 में वहां सरकार बनी और 1959 में जब सरकार को गिराने की बात हुई तो 1957 में सरकार बनाने के लिए नंबूदरीपाद जी को ही बुलाया गया था राज्यपाल जी के द्वारा। पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। देखिए अब चीन और सोवियत संघ की विचारधारा के अंदर थोड़ा सा अंतर आने लगा। थोड़ा चीन जब स्टार्टिंग में क्या था कि पूरा सोवियत संघ का समर्थक था, पर धीरे धीरे चीन की विचारधारा अलग होती जाती है, सोवियत संघ की विचारधारा अलग होती वही रहती है। वो सोवियत संघ तो समाजवाद और साम्यवाद पे ही टिका हुआ रहता है, परंतु चीन क्या है, चीन का थोड़ा सा झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो जाता है। तो वहां से फिर क्या होता है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में भी 2 टूक हो जाते हैं, 2 गुट बन जाते हैं। और ये गुट कब बनेंगे, 1964 में। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहे। जिनको ये लगता था कि नहीं साहब सोवियत संघ ठीक है, सोवियत यूनियन की ही विचारधारा ठीक है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ही रहे। और जो सोवियत संघ के विरोध की विचारधारा मतलब चीन की विचारधारा को समर्थन करते थे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली और नई पार्टी बना करके उसको क्या नाम दे दिया, नाम सीपीआई रखा, बस ब्रैकेट में एम लगा दिया, या जिसे हम कहते हैं मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाने वाली पार्टी मार्क्सिस्ट। ये दोनों दल आज तक कायम है। तो आज दोनों दल है, सीपीआई भी है और सीपीआई एम भी है। ये ए.के. गोपालन के बारे में पढ़ते हैं। 1904 से लेकर के 1977 तक का टाइम पीरियड इनका रहा है। केरल के कम्युनिस्ट नेता रहे, तो केरल में कम्युनिस्ट नेता रहे। राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, तो जो शुरुआत करी राजनीति की वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर के करी। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में फिर शामिल हो गए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हुए। तो 1964 में जब विभाजन हुआ तो उसके बाद मार्क्सवादी वाली जो पार्टी है, सीपीआई एम है, उस पार्टी में वो जुड़ जाते हैं और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया। सांसद के रूप में विशेष ख्याति, ठीक है, सांसद के रूप में एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इनको विशेष मतलब आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी मिली। 1952 से ये सांसद बनकर के रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के रहे हैं, यह ए.के. गोपालन जी। अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। तो भारतीय जनसंघ का कब स्थापना हुई, 1951 में हुई है और संस्थापक कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक रहे। इस दल की जड़ें आजादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। तो ये जो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ की मतलब आप कह सकते हैं जड़ कहां से, मतलब इसकी शुरुआत कहां से हो चुकी थी। तो जो आरएसएस का आप नाम सुनते हैं, ठीक है, तो आरएसएस में इसकी जड़ है, मतलब आरएसएस से धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय जनसंघ की शुरुआत हो चुकी है। और हिंदू महासभा जो है वो भी माना जाता है। तो आरएसएस और हिंदू महासभा में ही मिलकर के क्या धीरे धीरे भारतीय जनसंघ की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको ढूंढना पड़े कि भाई भारतीय जनसंघ की शुरुआत कहां से होना शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं उसका बेस आपको आरएसएस और हिंदू महासभा देखने को मिलेंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं।
जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न था। तो ये सबसे अलग है, इनकी विचारधारा ना कांग्रेस से मैच होती है, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मैच होती है, ये हर विचारधाराओं से बिल्कुल हटकर कहता है। ऐसा क्यों? जनसंघ एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया है। तो एक देश होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए, और राष्ट्र की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर संस्कृति की मुख्यता आ जाती है कि भाई एक जैसी संस्कृति होनी चाहिए, एक जैसा वहां का कल्चर होना चाहिए। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। तो अब भारतीय जनसंघ का यह मानना है कि भारतीय संस्कृति को अपना करके हम इंडियन कल्चर को अपना करके हम ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। हमें वेस्टर्न के कल्चर, पश्चिम के कल्चर को अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें वहां की शिक्षा पद्धति को अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें वहां के जो कपड़े पहनते हैं उन वैसे क्लोथिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, या हमें उनकी बात मान करके ही हम मजबूत बने, ऐसा नहीं है। हम भारतीय संस्कृति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि हम आधुनिक भी बन सकते हैं, मॉडर्न भी हो सकते हैं, हम प्रगतिशील, हम तरक्की की ओर भी बढ़ सकते हैं, और हम ताकतवर भी बन सकते हैं। बस जरूरत किसकी है कि भारतीय संस्कृति को अपनाने की। तो भारतीय संस्कृति पर ज्यादा फोकस किसने करा? भारतीय जनसंघ ने करा है, और भारतीय जनसंघ से ही धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी निकली। तो आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस पे ज्यादा फोकस करती है? भारतीय संस्कृति पे, इंडियन कल्चर पे ज्यादा फोकस करती है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। तो जनसंघ ने कहा कि ये जो विभाजन हुआ है वो विभाजन गलत हुआ है, और हम फिर से भारत और पाकिस्तान को मिला करके क्या बनाएंगे? अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। तो इनका मानना था अंग्रेजी नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है, सबसे बेहतरीन भाषा है, तो हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए और हिंदी में ही सारे दफ्तरों के काम होने चाहिए। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का भी विरोध करा। तो धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक है उनको किसी भी प्रकार की कोई रियायत या कोई छूट दी गई है, उसका भी विरोध भारतीय जनसंघ ने करा है। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। ठीक है, 1964 में आणविक परीक्षण का मतलब हो गया जो परमाणु का जो टेस्टिंग थी वो चाइना ने कर ली थी। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। तो फिर हमेशा से जनसंघ ये कहता रहा कि चीन ने अपने परमाणु हथियार बना लिए हैं और चीन पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले 62 में लड़ाई हो चुकी है। अगर चीन अपने परमाणु हथियार तैयार कर चुका है तो भारत को भी अपने परमाणु हथियार तैयार करके रखने चाहिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। परंतु भारत पहला जो परीक्षण, पहली जो टेस्टिंग करेगा 1974 में करेगा। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। तो 1950 का जो दशक देखते हैं आप लोग, मतलब 1950 से 60 तक का जो टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल मार्जिन पर रहा, एंड कॉर्नर पर रहा, मतलब दूर दूर तक भी सत्ता तक पहुंचने के चांसेस नहीं थे। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली। 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। तो 3 52 के चुनाव में और 57 के चुनाव में 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी के शहरी इलाकों में समर्थन मिला है। तो शुरुआत में इस पार्टी को जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर ज्यादा समर्थन मिला है। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, बलराम मधोक जी के नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में शामिल है। तो भारतीय जनसंघ, देखो अब भारतीय जनसंघ की जड़ें किसमें है? आरएसएस और हिंदू महासभा में। ओके, और बीजीएस की मतलब भारतीय जनसंघ, बीजेपी की जड़ें किसमें है? बीजीएस में, और बीजीएस की जड़ें किसमें? आरएसएस और हिंदू महासभा में। ओके, और भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980। ओके बच्चों, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो गई थी। और आज आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी एक बड़े नेता हैं और 2014 से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ओके, आप थोड़ा सा दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1916 से लेकर के 1968 तक का इनका दौर रहा। 1942 से राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। तो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए रहे। 1942 से भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना करी। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव बने, फिर अध्यक्ष बने। पहले तो उनको महासचिव, सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई, फिर अध्यक्ष बनाया गया। समग्र मानवतावाद के सिद्धांत के प्रणेता है। समग्र मानवतावाद मतलब आप कह सकते हैं कि सब व्यक्तियों का भला होना चाहिए, मानवतावाद की जो सोच है उस सोच को अपनाया है। ठीक है, यह दीनदयाल उपाध्याय जी का स्टेचू है और नरेंद्र मोदी जी फूल अर्पण कर रहे हैं, फूल समर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए और आप भी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।